चाल मैम, हाल चाल सबका है बुरा हाल। सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है सैंपल पेपर फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26। और मैम जब से सीबीएसई ने ये बॉम्ब ड्रॉप किया है ना मैम, मेरे को तो यहाँ पे ऐसे धक धक हो रहा है। ऐसे वाले मैसेजेस आ रहे हैं मुझे बहुत सारे बच्चों के। और बेटा आई कैन अंडरस्टैंड दिस यार, तुम पहली बारी लाइफ में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, और जब पहली बारी लाइफ में बोर्ड एग्जाम देने वाले होते हैं तो टेंशन पहले से इतना ज्यादा होती है, ऊपर से ये खबर भी आ रही है ना, ऐसे सनसनीखेज खबर ये भी आ रही है कि सीबीएसई ने अपना पैटर्न ही बदल दिया है। तो क्या है चेंजेस, क्या पैटर्न में चेंजेस आए हैं, राइट? क्या मेजर चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो पूरा बेटा मैं डिस्कशन आपके साथ करने वाली हूं। नॉट जस्ट दिस, अब ये जो चेंजेस आए हैं इनके साथ कैसे डील करना है, कैसे हमें अपनी प्रिपरेशन को मॉडिफाई करना है। नॉट जस्ट दिस, इसके अलावा बेटा डिटेल एनालिसिस ऑफ आपका साइंस का पेपर वो मैं करने वाली हूं, और स्पेसिफिकली सेक्शन ए बायोलॉजी का एक एक क्वेश्चन मैं आपके साथ आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। एंड यस, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। भाई मैं हूं आपकी समृद्धि पूकी मैम, एंड आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल पे जिसका नाम है समृद्धि शर्मा क्लास 9th and 10th। सो एज आई सेड भाई, सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है, और एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज की तरह ये आया क्योंकि नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस। हर साल सीबीएसई अपना सैंपल पेपर रिलीज करता है इन द मंथ ऑफ सितंबर, फर्स्ट या सेकेंड वीक में, बट इस बारी जुलाई के एंड में ऐसा कर दिया उन्होंने। तो एक तरीके से बेटा आप इस चीज को वार्निंग की तरह ले लो कि भाई सीबीएसई ने बता दिया भाई हमारा ये पैटर्न है, जो थोड़ा सा कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं और बच्चों को लग भी रहा है कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैं ये कहना चाहती हूं कि बेटा वही सब कॉन्सेप्ट है जो हम क्लास में पढ़ते हैं, वही सब चीजें हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं। इन केस अगर मैं साइंस की बात करूं तो बस घुमा फिरा के चीजें पूछी जा रही हैं, जैसा कि हम पहले भी बोलते आए हैं, पिछले कुछ सालों में भी बोलते आए हैं। हर साल सीबीएसई अपने पेपर में कुछ चेंजेस, पैटर्न में कुछ चेंजेस करती है। दिन बे दिन क्या होता जा रहा है, डेफिनेशन और ऐसे वाले क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या है बेटा हर साल बढ़ते हैं, और इस साल भी सैंपल पेपर को देखकर यही समझ आ रहा है। तो देखते हैं बेटा क्या चेंजेस है, क्या करना है अब हमें उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी में मॉडिफिकेशन, और साइंस का एनालिसिस और बायोलॉजी के एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चेंजेस क्या आए हैं, तो जैसा कि मैंने कहा भाई सैंपल पेपर रिलीज हुआ, सबसे पहली चीज हमें ये समझ आई कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बदल गया है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बदला है, यानी कि यहां पर अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेटा उसको रिवाइज कर दिया गया है क्वेश्चंस का। इसका मतलब क्या है, जैसे कि बेटा हम पहले की बात करें तो आपका 80 मार्क्स का साइंस का पेपर आता है थ्योरी वाला। अब 80 मार्क्स का जो पहले पेपर आता था उसमें क्या होता था, मिक्स क्वेश्चंस रहते थे, मतलब रैंडमली कहीं पे फिजिक्स, कहीं पे केमिस्ट्री, कहीं पे बायोलॉजी, ऐसे होता था, राइट? बट इस साल जो बहुत बड़ा चेंज ये दिख रहा है हमको कि पेपर में बेटा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी बना दिया गया है। सेक्शन ए फॉर बायोलॉजी, सेक्शन बी फॉर केमिस्ट्री एंड सेक्शन सी फॉर फिजिक्स, राइट? अब एक चेंज और यहां पर देखने को मिल रहा है, जो मल्टीपल वेटेज क्वेश्चंस हैं वो एक ही सेक्शन में देखने को मिल रहे हैं। जैसे बेटा आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, आपने पेपर दिए हैं पहले, तो आप देखते हो बेटा कि सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होते हैं, और वहां पर हर क्वेश्चन की वेटेज 1 मार्क की होती है। वैसे ही सेक्शन बी में 2 मार्कर, सेक्शन सी में 3 मार्कर, 4 मार्कर एंड सो ऑन। बट यहां पर ये देखने को मिल रहा है जो सेक्शन ए है अपना, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, वहां पर बेटा एक ही सेक्शन में हमें 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। वेट करो, अभी साइंस का डिटेल एनालिसिस करके दूंगी, समझ आ जाएगा सब कुछ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस कितने मार्क के आएंगे, तो हर चीज पता चल जाएगी। उसके अलावा बेटा कॉन्सेप्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जो परसेंटेज है वो और भी ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने कहा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, एप्लीकेशंस पूछी गई है कॉन्सेप्ट की, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जहां पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके हमें आंसर करना है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं बेटा, ये जो नए चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, नॉट जस्ट इन केस ऑफ साइंस, इवन इन सोशल साइंस। आपके एसएसटी के पेपर में भी बेटा एक बहुत बड़ा पैटर्न चेंज देखने को मिल रहा है। पहले क्या होता था बेटा, जैसे मैंने साइंस के केस में कहा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक होकर आता था, वैसे ही बेटा सोशल साइंस में भी पहले हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स क्या था, पूरा मिक्स होकर आता था। बट इस बारी सोशल साइंस में भी बेटा उन्होंने क्या किया है, सेक्शंस को डिवाइड कर दिया है रिस्पेक्टिवली ऑफ हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब क्या करना है मैम, अब क्या करना है, अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम क्या करें? क्या हम डर के बैठ जाएं? अरे भाई डरना क्यों है, 6 महीने हैं तुम्हारे पास,
एग्जाम्स होने हैं बेटा आपके फरवरी में, बोर्ड एग्जाम्स फरवरी में है। तुमको 6 महीने पहले सीबीएसई ने ये बता दिया कि बेटा देख ऐसा पेपर कुछ आने वाला है, तेरा कुछ मिलता जुलता ऐसा पेपर हम तेरा सेट करेंगे। तो यार ये तो अच्छी बात है ना, ये डरने की बात थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है। सीबीएसई ने बता दिया, तुम्हें एक पैटर्न पता है, अब तुम्हें बेटा उस पैटर्न के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। बट मैम अभी तो हम साल के एंड में हैं, अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम क्या करें? तो बेटा सबसे पहली एडवाइस मैं आपको ये दूंगी, सबसे पहले तो बेटा ये जो भी सैंपल पेपर रिलीज हुए हैं उसके क्वेश्चन पेपर और उसकी मार्किंग स्कीम यानी कि उसके सॉल्यूशन के पीडीएफ को आप डाउनलोड करके रख लो अपने फोन में, अपने लैपटॉप में। क्या करो बेटा, एक फोल्डर बना लो, ठीक है, सैंपल पेपर के नाम से, उसके अंदर एक फोल्डर बनाओ, ठीक है, 25-26 का, उसके अंदर एक फोल्डर बनाओ सब्जेक्ट वाइज और सबके पेपर अलोंग विद मार्किंग स्कीम डाउनलोड करके रख लो। क्यों मैम? देखो बेटा हम क्या गलती करते हैं, सैंपल पेपर तो डाउनलोड कर लिया, क्वेश्चन तो कर लिए डाउनलोड, बट कभी ये नहीं देखते कि मार्किंग स्कीम में आंसर कैसे लिखा है। भाई अगर सीबीएसई ये कह रहा है कि भाई हम ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं, तो सीबीएसई ये भी बता रहा है कि भाई इन क्वेश्चन का आंसर ऐसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसा आंसर लिखना। तो ये गलती नहीं करनी, क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मार्किंग स्कीम उसके सॉल्यूशन भी डाउनलोड करके रखने हैं। बट उससे फायदा क्या भाई, उससे फायदा ये होगा, बता रही हूँ रुको, सिर्फ इस साल का नहीं, मैं सजेस्ट करूंगी बेटा पिछले कम से कम 3 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करके अपने पास रखिए। बट मैम उससे होगा क्या भाई? उससे ये होगा कि जो भी तुम्हारे चैप्टर अभी कंप्लीट हो गए, अभी तुमने पूरा सिलेबस तो कवर नहीं किया होगा, अरे मैम अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया, तो बेटा कर लो। किसका इंतजार है, किसका है ये तुमको इंतजार? क्यों भाई, किसका इंतजार कर रहे हो? अपनी पढ़ाई शुरू करो, है ना। और वो बच्चे बेटा जिन्होंने थोड़ी बहुत अपनी पढ़ाई शुरू कर ली है, मान लेते हैं बेटा उन्होंने हर सब्जेक्ट में अपने 1-1, 2-2 चैप्टर कवर कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, तो बेटा मैं उन बच्चों को ये सजेस्ट करूंगी कि आप उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के क्वेश्चंस को इन सैंपल पेपर में ढूंढिए, उनको ट्राई करिए, उनको अटेम्प्ट करिए। अगर आप वो क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या, उसका मतलब यह है कि अभी आपको और मेहनत करनी है, आपको अपने पढ़ने के तरीके में थोड़ी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, ठीक है। नॉट जस्ट इन साइंस बेटा, सेम इन मैथमेटिक्स, सेम इन सोशल साइंस, सेम इन इंग्लिश, हिंदी, ये आप चीज एक प्रैक्टिस, आप एक चीज करके देखो। जो भी चैप्टर आप पढ़ चुके हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो पेपर निकालो और उन चैप्टर्स के क्वेश्चन ढूंढ के उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है तो गिव अप नहीं करना है, मार्किंग स्कीम खोल के उसका आंसर देखना है कि भाई पूछ क्या रहा है और लिखना क्या है, ठीक है। और देखो ये मुझे आता था, और अगर आता था तो मैं क्यों नहीं आंसर कर पा रहा, तो बेटा आपको थोड़ा सा, है ना, वो इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि यार कहाँ कमी लग रही है, ठीक है बेटा। उसके अलावा बेटा जैसा कि मैं कह रही हूं, अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। नो रट्टा, यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने कहा बेटा कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करो भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ चैप्टर पढ़ लिया, अब क्या जरूरत है, अब देख लेंगे पेपर में, चैप्टर तो आता ही है। नहीं, अक्सर क्या होता है, चैप्टर पढ़ने के बावजूद, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बावजूद भी हम क्वेश्चन नहीं बना पाते, क्योंकि क्वेश्चंस कई तरीके के आते हैं बेटा। आपके पेपर में एमसीक्यू हो गए, असर्शन एंड रीजन हो गए, केस बेस्ड हो गए, स्मॉल आंसर क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चैप्टर खत्म हो रहा है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, साथ साथ बेटा आपको हर तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, राइट। तो ये चेंजेस हैं बेटा, ये कुछ सजेशंस हैं मेरे, प्लीज आप इनको फॉलो कीजिए। अब बेटा अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं आपसे साइंस के पेपर की, है ना, तो उसकी मार्किंग स्कीम क्या है, मतलब अगर आपका 80 मार्क्स का बेटा क्या है, साइंस का पेपर है, तो मैं आपको बता चुकी हूं बेटा आपका ये 80 मार्क्स का साइंस का पेपर जो है डिवाइड कर दिया गया है इनटू 3 सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन है बेटा सेक्शन ए बायोलॉजी का, जिसकी वेटेज 30 मार्क्स की है। सेक्शन बी है बेटा केमिस्ट्री का, जिसमें 25 मार्क्स की वेटेज है। सेक्शन सी है बेटा फिजिक्स का, अगेन जिसकी 25 मार्क्स की क्या है वेटेज है, ठीक है। 25, 50, 30, 80 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। स्पेसिफिकली बेटा बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो 30 मार्क्स की बायोलॉजी जो है 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। उन 5 चैप्टर्स में भाई सबसे ज्यादा वेटेज जो दिखाई दे रही है, सैंपल पेपर की बात कर रही हूं बेटा मैं, ये पूरा एनालिसिस जो है बेटा इस साल ये जो आपका सैंपल पेपर रिलीज किया है सीबीएसई ने, उसको मैंने एनालाइज किया, उसका मैंने बेटा थरो रीडिंग किया और मैंने समझा कि भाई उस 30 मार्क्स की बायोलॉजी में 10 मार्क्स के क्वेश्चन तो भाई लाइव प्रोसेस से पूछे हुए हैं। उठा के देखो सैंपल पेपर, अभी दिखाई देगा तुम्हें, मैं कराऊंगी क्वेश्चन, तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है बेटा। 5 मार्क के जो क्वेश्चन है बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से पूछे हुए हैं सैंपल पेपर में। 5 मार्क के क्वेश्चन रिप्रोडक्शन चैप्टर से पूछे हुए हैं। 5 मार्क के क्वेश्चन बेटा हेरिडिटी से पूछे हुए हैं। यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही है, रिप्रोडक्शन काफी बड़ा चैप्टर है, फिर भी 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे हैं। हेरिडिटी इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, बट कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर के, 5 मार्क के क्वेश्चन है। और हमारा प्यारा नन्ना मुन्ना सा, है ना, सिंपल सा एक चैप्टर है आर एनवायरमेंट, वहां से भी बेटा 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि फ्री के 5 मार्क्स बेटा आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। मैम
इससे हम क्या सीखें भाई? इससे तुम ये सीखो कि तुम्हें ये पता चल गया है कि कौन से चैप्टर की वेटेज ज्यादा रखी गई है सैंपल पेपर में, यानी कि तुम्हारे बोर्ड के पेपर में भी क्या है भाई, इस तरीके कितनी वेटेज रखी जा सकती है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई मुझे कौन से पर्टिकुलर चैप्टर पे अपना टाइम ज्यादा लगाना है। ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स पे बेटा फोकस करिए, अपना टाइम वहां पे दीजिए, सो दैट आप मैक्सिमम स्कोर कर सको। ठीक है बेटा, चलिए अब बेटा मैं स्पेसिफिकली बात कर लेती हूं सेक्शन ए बायोलॉजी की। आपका जो सेक्शन ए है बायोलॉजी का, वहां पर बेटा आपसे टोटल 16 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब उन टोटल 16 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें बेटा, तो स्टार्टिंग के जो 9 क्वेश्चन रहेंगे वो 1 मार्कर रहेंगे। ये एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, जिसमें कि 9 में से भी बेटा 7 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट एमसीक्यू टाइप वाले हैं और 2 क्वेश्चन बेटा आपके असर्शन एंड रीजन वाले हैं। ठीक है, क्या यही पैटर्न होगा जो मामा बोल रहे हो? यस, एग्जैक्टली यही पैटर्न आपका बोर्ड में भी आने वाला है। ठीक है, यानी कि भर भर के भाई एमसीक्यू आने वाले हैं बायोलॉजी में से, तो उसके लिए बेटा आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि आर या पार की सिचुएशन होती है, या तो आप सही हो या फिर गलत हो, आधा मार्क्स नहीं होता बेटा एमसीक्यू में। ठीक है, चलो उसके बाद बेटा 3 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क ईच वाले हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपको बेटा 3 मार्क ईच वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का रहेगा और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क का रहेगा। ठीक है बेटा, तो टोटल 16 क्वेश्चंस, टोटल वेटेज 30 मार्क्स। बायोलॉजी वाले पार्ट का फटाफट से यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस चैप्टर से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है। यहाँ पर यार पूछा है कि आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स का सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो। कस्क्यूटा बेटा एक पैरासिटिक प्लांट है, ईस्ट एक सेप्रोफिटिक फंजाई है। भाई ये मैच नहीं कर रहा, आगे पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, आगे बढ़ो। कैक्टस क्या है बेटा, एक प्लांट है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हो गया। ठीक है, टिक्स क्या है बेटा, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है, मैच नहीं हो रहा, आगे बढ़ो भाई, क्यों टाइम वेस्ट करना। कस्क्यूटा अमरबेल एक पैरासिटिक प्लांट है। टिक्स क्या है बेटा, पैरासाइट होती हैं। लाइस पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट। लीच पैरासिटिक न्यूट्रिशन। टेप पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सारे ऑर्गेनिजम्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैच कर गया, आंसर हो गया बेटा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन लाइफ प्रोसेस से देखने को मिल रहा है बेटा। तो यहां पर पूछा है कि जब हमारे मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारा ग्लूकोज टूटता है, तो क्या बनता है? तो देखो बेटा याद रखेंगे, मसल्स के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या बनता है? दर्द होता है ना कभी कभी मसल्स में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, जिसके कारण ग्लूकोज कंप्लीट तरीके से नहीं टूट पाया। और अब क्या बन गया है मसल्स में? मसल्स में बन गया है लैक्टिक एसिड। तो भाई इन 2 ऑप्शन में अब तुमको डिसाइड करना है, बाकी को मारो गोली। ठीक है, अब भाई अब क्या है यहाँ पर, लैक्टिक एसिड एनर्जी। लैक्टिक एसिड कार्बन मोनोऑक्साइड एनर्जी नहीं बेटा, हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और इस केस में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनेगी, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, अगेन अनदर एमसीक्यू जो कि आ रहा है बेटा कहां से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, आपको फंक्शन और ब्रेन का पार्ट चूज करना है। पोस्चर एंड बैलेंस, सेरिब्रम नहीं, सेरिब्रम नहीं बेटा, सेरिबेलम। मैम बहुत कंफ्यूजन है, सेरिब्रम सेरिबेलम सुनने में सेम लग रहा है। भाई देखो बैलेंस और बेलम, साउंड देखो, बैलेंस में कौन सी साउंड आ रही है, बेल की, बेल की। तो बेटा यहाँ पे सेरिब्रम नहीं सेरिबेलम होगा। ठीक है, ऐसे याद रखना। तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो जाता है। सलाइवेशन, मेड्यूला एंड मिड ब्रेन। हाँ मैम ये तो सही लग रहा है, यही सही आंसर। पिटाई कर देनी है मैंने, जल्दीबाजी में नुकसान करा लोगे अपना। भाई मेड्यूला ठीक है, बट ये मिड ब्रेन का पार्ट थोड़ी होता है, ये तो हाइंड ब्रेन का पार्ट है ना भाई। ये तो गलत हो गया। अभी मैम बच गए मैम, 1 मार्क कटने वाला था हमारा, आपने बचा लिया, कोई नहीं, इट्स ओके। ठीक है, हंगर कौन कंट्रोल करता है, पॉन्स एंड हाइंड ब्रेन। भाई देखो हमारा हंगर जो है बेटा, इट इज समवेयर कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस मेनली। ठीक है बेटा, तो ये भी क्या हो गया बेटा, इनकरेक्ट हो गया, एनसीईआरटी में हाइपोथैलेमस दिया हुआ है। ब्लड प्रेशर जो है बेटा, मेड्यूला एंड हाइंड ब्रेन, ये बिल्कुल सही है बेटा, हमारा ब्लड प्रेशर मेड्यूला कंट्रोल करता है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, ग्लूकोज लेवल जो है पेशेंट का वो बहुत ज्यादा हाई है, ये किस कारण हो सकता है? अब भाई ये पता लगाओ कि अगर किसी का ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको कम करने का काम किसका है, इंसुलिन का, इंसुलिन का, राइट। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को घटाता है। तो सबसे पहले इंसुलिन ढूंढो। भाई ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे इंसुलिन वाले, बाकी 2 को करो इग्नोर। अब बेटा इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ठीक है, अब बेटा ये बनाता कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं, इनकरेक्ट, ये बनाते हैं बेटा हमारे पेनक्रियास। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियास। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहां पर दिखाई दे रहा है हेरिडिटी से। अब वेट
बेटा मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी हेरिडिटी चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, तो अभी जब मैं एक क्वेश्चन करूंगी तो बच्चों को लगेगा डर के मैम ये तो समझ ही नहीं आया, ये तो होगा ही नहीं हमसे। अरे बेटा चैप्टर जब पढ़ोगे सब समझ आ जाएगा, तो पैनिक मत होना, मैं हूं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, मुझ पे छोड़ दो, अभी सिर्फ डिस्कशन करा रही हूं, स्ट्रेस मत लो। चैप्टर के बाद जब तुम ये क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें लगेगा हलवा क्वेश्चन था मैम ये तो, ठीक है, तो स्ट्रेस में मत आना, टेंशन में मत आना। देखो बेटा उन्होंने कहा कि हमने क्रॉस किया, जिसमें हमने क्या लिया बेटा, उन्होंने एक ब्लैक फर वाला रैबिट लिया, एक रैबिट लिया जिसका फर कैसा था, जिसका फर था ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्लैक कलर का फर है एक रैबिट का, वो लिया। उन्होंने क्या किया, उसका क्रॉस करा दिया, क्रॉस का मतलब उसको रिप्रोड्यूस करा दिया, किसके साथ, एक ऐसे रैबिट के साथ जिसका फर कैसा है, जिसका फर व्हाइट कलर का है, ठीक है। अब इतनी ही बात नहीं है बेटा, इन्होंने यहां पर देख रहे हो कैपिटल बी और स्मॉल बी भी दिखाया है। इसका मतलब ये जो कैपिटल बी है डोमिनेंट, कैपिटल हमेशा डोमिनेंट के लिए यूज होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग वाले के लिए, और स्मॉल बी रिसेसिव के लिए यूज होता है, मतलब थोड़ा वीक वाले के लिए। इसका मतलब क्या है भाई, देखो किसी स्ट्रॉन्ग की किसी वीक के साथ हम क्या करा दे, लड़ाई करा दे, दोनों को हम क्या कर दे, छोड़ दे, कौन जीतेगा मैम, स्ट्रॉन्ग वाला, एग्जैक्टली। तो उन्होंने वही किया, एक ब्लैक वाले को व्हाइट वाले के साथ क्रॉस कराया, रिप्रोड्यूस कराया। अब उन्होंने कहा कि जब इनके बच्चे हुए है ना, जब रैबिट्स आए तो सबके सब कैसे थे, ऑल ब्लैक थे, ऑल जितने भी रैबिट थे सबका क्या था बेटा, सारे रैबिट्स का ऑल ब्लैक फर था, सबका ब्लैक फर था। अब वो ये कह रहा है बताओ पेरेंट्स कैसे हैं, बट मैम यहाँ तो लिखा हुआ है ना ये ब्लैक है ये व्हाइट है, ये हम कैसे बताएं, ये हम कैसे बताएं देखो बेटा आपको एक चीज बताती हूँ सिंपल सी, जब भी कोई रिसेसिव पेरेंट है तो वहां पे हमेशा क्या होगा बेटा, दोनों स्मॉल होंगे। अगर बेटा ये डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है जो स्ट्रॉन्ग वाला है बेटा, या तो वो ये हो सकता है या फिर वो ये हो सकता है। तो मैम हमें कैसे पता चलेगा बेटा, यहां पर स्मॉल बी है, ये कैसे पता चलेगा बेटा, अगर यहां पर बेटा ये वाला पेरेंट रहा होता तो जरूर एक चांस ऐसा होता कि यहां का स्मॉल बी यहां के स्मॉल बी के साथ मैच होता और ये चीज बन जाती। मैम समझ नहीं आ रहा बेटा, अभी बेसिक्स नहीं पढ़े ना यार, बेसिक्स नहीं पढ़े, हो जाएगा। तुम ऐसे सोचो बेटा, तुम ऐसे सोचो है ना, मेरे पास एक कैपिटल बी है और मेरे पास एक स्मॉल बी है। अब आपको क्या करना है भाई, इसको इसके साथ क्रॉस कराओ, क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसको इसके साथ क्रॉस कराओ, क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। इसको बेटा इसको इसके साथ कराओ, क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसको इसके साथ कराओ, क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। सब ऐसे वाले हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी में कौन स्ट्रॉन्ग है, कैपिटल बी मतलब ब्लैक, कैपिटल बी मतलब ब्लैक, कैपिटल बी मतलब ब्लैक, कैपिटल बी मतलब ब्लैक, सब ब्लैक हैं और यही दिया है। तो बेटा हमारा आंसर यहां पर होगा ये ऑप्शन ए। आई नो थोड़ा सा कठिन लगा होगा, बट जैसा मैं बोल रही हूं बेटा, चैप्टर पढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा, मिडल ऑफ द सेशन देखोगे तो थोड़ा सा लगेगा दिक्कत, बट कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर पढ़ने के बाद सब बहुत इजी लगेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन पूछा है आर एनवायरमेंट चैप्टर से, हलवा चैप्टर हलवा क्वेश्चन, ठीक है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। ओजोन लेयर बेटा इंक्रीज करती है यूवी रेडिएशन, अच्छा भाई, यूवी रेडिएशन से बचाती है हमें, वो यूवी रेडिएशन को बढ़ाती नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, इनकरेक्ट हो जाती है ना, इनकरेक्ट हो जाती है। ओजोन एक डेडली पॉइजन है, एग्जैक्टली बेटा। अगर हम इस टाइम पे बात करें, अगर हमारे इस कमरे में बहुत ज्यादा ओजोन बढ़ जाएगी ना बेटा, वो पॉइजन की तरह काम करेगी, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ट्रू स्टेटमेंट है। ओजोन लेयर हमारी अर्थ को यूवी रेडिएशन से बचाती है, जो कि ट्रू है। ओजोन लेयर बेटा यूवी रेस से बचाती है, जो कि स्किन कैंसर कॉज करते हैं, जो कि अगेन ट्रू है। ओजोन बनती है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नहीं भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो दुश्मन है ओजोन का, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है सीएफसी ओजोन को, तो ये इनकरेक्ट है। 2, 3, 4 करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर बेटा यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई कौन सी एक्टिविटी के कारण बढ़ गया है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अब बेटा देखो, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, जिनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। तो भाई हम ऐसा क्या करते हैं जिसके कारण ये बढ़ गया है, तो बेटा सबसे पहला ऑप्शन ऑर्गेनिक फार्मिंग। अरे यार ऑर्गेनिक फार्मिंग तो अच्छी होती है एनवायरमेंट के लिए, ये आंसर नहीं होगा। हमने ज्यादा प्लांट लगा दिए, अच्छा जी, अच्छा गलत है। हमने प्लास्टिक्स को यूज करना शुरू कर दिया है पैकिंग मटेरियल की वजह से,
के लिए, जिसकी वजह से बेटा हमारे एनवायरनमेंट में प्लास्टिक इकट्ठा होता जा रहा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल में सब्सटेंसेस इकट्ठे होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आंसर ऑप्शन सी। किचन वेस्ट बेटा बायोडिग्रेडेबल होता है, तो ये भी क्या है, आंसर नहीं होगा। आगे चलते हैं बेटा। अगेन एक क्वेश्चन हेरिडिटी चैप्टर से बेटा, मैं बार बार बोल रही हूं, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये सब हो जाएगा, मुझ पे छोड़ दो। सैंपल पेपर डिस्कशन चल रहा है, इसको बेटा वो वाली सिचुएशन मत मान लेना, हाय ये तो हुआ ही नहीं मुझसे कभी नहीं, अरे हो जाएगा सब, ठीक है, टेंशन मत लो। टॉलनेस ऑफ अ पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एन एंजाइम, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल स्टेटमेंट सही है बेटा। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज पॉसिबल हो पा रही है, वो होती है बिकॉज ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए किसकी जरूरत होती है, बताओ जल्दी, एंजाइम की। वेरी गुड, है ना, ये क्या है, पैसों की पिटाई कर दूंगी बेटा, कोई भी केमिकल रिएक्शन कराने के लिए एंजाइम की जरूरत होती है, तो ये बात सही है बेटा। टॉलनेस भी बेटा कहीं ना कहीं किसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल होगा, एंजाइम की वजह से, कोई एंजाइम होगा जो उसको कंट्रोल कर रहा होगा। अब वो ये कह रहा है कि भाई ये जो जीन होता है इस एंजाइम का, ये एक प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन बेटा प्लांट की हाइट बढ़ाने में मदद करता है, जो कि बिल्कुल सही है। एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स ही होते हैं, और प्रोटीन बनाने का जो जीन होता है बेटा उसी पे डिपेंड करता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, प्लांट की हाइट का जीन 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 हम पढ़ेंगे बेटा। तो ये स्टेटमेंट बेटा सही है, और ये इसका सही रीजन भी है। ठीक है, तो आंसर बेटा यहाँ पर ऑप्शन ए है। मैम अगेन समझ नहीं आया भाई, चैप्टर पढ़ेंगे सब समझ आ जाएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, बीच से बेटा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, कोई नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। वल्चर विल ऑलवेज हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इन अ फूड चेन, है ना। अब ये कैसे पता चलेगा, देखो बेटा आपको एक सिंपल सी चीज बता रही हूँ, किसी भी फूड चेन में कोई जितना ऊपर की तरफ होगा उतनी ज्यादा उसकी बॉडी में पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स पाए जाएंगे। जैसे कि बेटा आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को मान लेते हैं किसी फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को किसी स्नेक ने खाया, स्नेक को किसी वल्चर ने खाया, तो वल्चर सबसे ऊपर है, तो वल्चर की बॉडी में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स पाए जाएंगे, केमिकल्स पाए जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, बिल्कुल सही है, ट्रू है। ठीक है, चलो वल्चर जो है लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे है, जो कि सही है, और उसको केवल 10% एनर्जी मिलेगी पीछे वाले ट्रॉफिक लेवल से। तो बेटा ये भी हम आर एनवायरमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, 10% लॉ होता है, वो ये कहता है फूड चेन में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको केवल 10% एनर्जी मिलती है पिछले वाले ऑर्गेनिज्म से। मतलब ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, तो ग्रास हॉपर को केवल 10% एनर्जी मिलेगी ग्रास से। अब ग्रास हॉपर को मान लो बेटा किसी फ्रॉग ने खाया, तो बेटा फ्रॉग को ग्रास हॉपर से केवल 10% एनर्जी मिलेगी। तो यही 10% लॉ होता है, और यहाँ पे ये कह रहा है जो कि सही है। ठीक है, जो कि क्या है बेटा, सही है। एक सेकेंड, यहाँ पे गलती हो गई बेटा, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, लीस्ट, बट यहाँ पर लीस्ट नहीं होगा बेटा, वल्चर की बॉडी में लीस्ट नहीं बेटा, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड पाए जाएंगे। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, फॉल्स। ए फॉल्स है, आर ट्रू है, आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक और क्वेश्चन आ गया हमारा, 2 मार्क का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं लिखना है, जितना पूछा है उतना लिखना है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अनलाइक एनिमल्स प्लांट्स डू नॉट हैव एनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एज दे डू नॉट ईट फूड, कमेंट अपॉन दिस स्टेटमेंट। वो ये कह रहा है कि भाई एनिमल्स की तरह प्लांट तो खाना नहीं खाते, यानी कि उनकी बॉडी में तो कोई वेस्ट नहीं बनता होगा। अरे भाई ऐसा थोड़ी है, सेल के अंदर रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन के दौरान बेटा कोई ना कोई चीज प्रोडक्ट की तरह निकलती है, और कई बार वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं, तो प्लांट्स के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताओगे कि भाई ये तो गलत है, आप बताओ कि ये तो आपने जो बोला है ये गलत है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्लांट्स के अंदर भी क्या है, अलग अलग तरीके हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकालने के, वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर बेटा आप कोई भी 2 चीजें यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन बेटा वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। जब बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है बेटा तो वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू स्टोमेटो को बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा जब रेस्पिरेशन करते हैं बेटा तो अगेन वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और उसको स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। आप ये भी बता सकते हो जैसे कि कुछ रेजिन्स हो गए, कुछ गम हो गए, गोंद जैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट अपने पुराने सेल्स के पुराने वैक्यूल वगैरह के अंदर स्टोर करके रखते हैं और बाद में उनको भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा बेटा टू द पॉइंट आंसर करने की कोशिश करना। इसमें बेटा आपको एक चॉइस वाला ऑप्शन क्वेश्चन भी दिया हुआ है सैंपल पेपर में। उन्होंने पूछा है कि आपको बताना है फिश और ह्यूमन के अंदर कितने चेंबर्स पाए जाते हैं हार्ट में। भाई फिश के अंदर 2 चेंबर होते हैं, मतलब फिश के हार्ट में 2 चेंबर होते हैं, ह्यूमंस के हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। फिर उन्होंने पूछा है कि भाई कैसे मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रिवेंट किया जाता है। भाई मैंने इसी चैनल के है ना, इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो में बेटा आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ाया है और मैंने वहां पे भी आपको कहा था कि भाई ये क्वेश्चन आएगा, जाके चेक कर लो। मैंने कहा था ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, सैंपल पेपर में दिख गया है।
तुम्हें बोर्ड एग्जाम में भी दिख जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या बताना है, अब तो हम ये बताओगे भी, देखो ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चेंबर होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है बेटा, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। लेफ्ट साइड का ब्लड राइट नहीं जाता, राइट का ब्लड लेफ्ट नहीं जाता, क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक दीवार है और उस दीवार का नाम होता है सेप्टम। तो आप बताओगे सेप्टम के कारण दोनों ब्लड्स की मिक्सिंग नहीं होती। तो यहाँ पे देखो बेटा आपको सेप्टम वर्ड दिख जाएगा और इस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना है जो मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे पूछा है कि पानी का ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है। तो भाई आप ये बताओगे, हमारी प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, टिश्यूज पाए जाते हैं। जाइलम जो है वाटर एंड मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले भैया आप ये बताओगे, हमारे जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो सॉइल से क्या करते हैं, वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर मिनरल जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो उसके बाद जाइलम टिश्यू के 2 मेन सेल्स होते हैं, एक होते हैं बेटा ट्रेकीड्स, एक होते हैं वेसल्स। आपको यहाँ आंसर में भी कहीं दिख जाएगा, है ना, ये रहा, एक होते हैं ट्रेकीड, एक होते हैं वेसल। जाइलम के ये क्या करते हैं, फैसिलिटेट, क्या कराते हैं, ऊपर की तरफ पानी को लेकर जाते हैं, ठीक है। और ये बताएंगे इनको जब ऊपर 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 लेकर जाना होता है तो 2 फोर्स काम करते हैं, एक होता है रूट प्रेशर, एक होता है ट्रांसपीरेशन पुल। जब ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है उस टाइम पे एक पुलिंग फोर्स जनरेट होता है जिसका नाम होता है ट्रांसपीरेशनल पुल या सक्शन पुल, वो पानी को ऊपर की तरफ खींचने में मदद करता है। तो इस तरीके से बेटा आपको अपना आंसर लिखना है। ये सारी चीजें बेटा मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दी हैं और ये बेटा आपको सीबीएसई की मार्किंग स्कीम से ही बेटा ये आंसर उठाया, आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन आया है कि भाई 100 एकड़ फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर दिया गया, उसको बोल दिया गया कि अब से क्या है, एक नेचुरल रिजर्व पार्क है। उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, वहां पर रैबिट है, फ्रॉग है, ग्रास है, फिश है, फॉक्स है, वाटर इंसेक्ट है, जीब्रा है, पीकॉक है, स्नेक है, ट्री है, बर्ड है, आउल है, इंसेक्ट है, टाइगर है, वल्चर है, पुकी बच्चे भी हैं है ना। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करो, आपको एक फूड वेब बनाना है जिसमें 2 फूड चेन बनानी है और उनको क्या कर देना, जोड़ देना है। अब फूड वेब क्या होता है भाई, फूड वेब होता है जाल, कुछ नहीं है बेटा। अलग अलग फूड चेन जब आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो फूड वेब बन जाता है। क्या कर सकते हैं यहाँ पर भाई, अलग अलग आप क्या कर लो, 2 फूड चेन बना लो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर हम पीछे से बेटा एक फूड चेन उठा लें, फूड चेन कौन सी उठाएं, जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई मान लो ग्रास है ना, ग्रास है, ग्रास दिए ना, हाँ ग्रास है, ठीक है। तो बेटा ग्रास को मान लेते हैं कोई इंसेक्ट खाएगा, मान लेते हैं बेटा ग्रास को कोई इंसेक्ट खाएगा, ठीक है। इंसेक्ट को मान लो बेटा कोई स्नेक खाएगा, ठीक है, और स्नेक को मान लो बेटा किसी वल्चर ने खा लिया, ठीक है। चलो और क्या बना सकते हैं बेटा यहाँ पर, और क्या बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मान लो बेटा यहाँ पर ट्री है, ट्री को किसी रैबिट ने खाया, ठीक है, रैबिट को किसी स्नेक ने खाया। यहाँ पे ये भी तो हो सकता है ना बेटा, देखो ट्री है, ट्री को किसी रैबिट ने खाया, रैबिट को भाई कह रहा है स्नेक मैं खाऊंगा, है ना, फिर स्नेक को वल्चर खा गई। तो बेटा जब इस तरीके से हमारी बेटा 2 या 2 से ज्यादा फूड चेन एक दूसरे से क्या होती हैं बेटा, एक दूसरे से एसोसिएट हो जाती हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं फूड वेब। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल हमारी मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है बेटा, आप इसमें से कुछ भी बना सकते हो। ये 2 मार्क का क्या है बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले पार्ट से देखने को मिल रहा है। यहां पर बेटा उन्होंने कहा है कि आपको ये बताना है कि नर्व सेल में कैसे होती है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। तो आप ये बताओगे, हमारा न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन को नर्व सेल बोलते हैं, नर्व सेल के छोटे क्या होते हैं बेटा, बहुत ही फाइन ब्रांच निकली हुई होती है जिनको डेंड्राइट बोलते हैं। डेंड्राइट से सिग्नल सेल बॉडी में गया, सेल बॉडी से एक्सॉन में गया, एक्सॉन से नर्व एंडिंग पे गया जिसको एक्सोनल एंड बोलते हैं, वहां जाके बेचारा खड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि वहां पे गैप था, वहां पे साइनैप्स था। फिर आप बताओगे कि साइनैप्स पे जाके कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो केमिकल्स उस सिग्नल को दूसरे वाले न्यूरॉन तक लेकर जाते हैं एंड देन अगेन सेम साइकिल वहां पे रिपीट होती है। सेम चीज बेटा यहाँ पर क्या है लिखी हुई है। यहाँ पे बेटा हमने सबसे पहले बता दिया किसके बारे में, डेंड्राइट्स के बारे में। डेंड्राइट्स के बाद बेटा हमने बता दिया सेल बॉडी के बारे में, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन के बारे में, उसके एंड के बारे में। फिर बेटा हमने गैप की बात करी जो मैंने आपको बताया, साइनैप्स की बात करी, वहां पे बेटा क्या होगा, कुछ केमिकल्स जाएंगे और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन पे सिग्नल पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम अलोंग विद द डायग्राम क्या है बेटा देंगे आंसर, ठीक है। फिर बेटा क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन 14, हेरिडिटी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। और एक चीज बेटा मैं जिसमें पॉइंट आउट करना चाहती हूँ बहुत सारे बच्चों को, ये कि मिस्टेक्स सबसे हो सकती हैं। क्या हो गया मैम एकदम, देखो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज करा,
क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन दिया हुआ है ना आंसर में, वो गलत दिया हुआ है आंसर गलत दे दिया। यस देखो, ठीक है, अभी बताती हूँ। उन्होंने कहा कि एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किया गया प्लांट्स में, जिसमें उन्होंने क्या किया बेटा, जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लांट लिया जो क्या था बेटा, उसके सीड्स राउंड थे और उनका कलर था ग्रीन, और उसके जीनोटाइप क्या था, इस तरीके का था। जीनोटाइप क्या होता है पता ही नहीं, पता चल जाएगा चैप्टर पढ़ोगे तो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक दूसरा प्लांट लिया जिसके क्या थे भाई, जिसके क्या थे कैरेक्टर, सीड्स रिंकल्ड थे, मतलब प्रॉपर गोल नहीं थे, येलो कलर के थे, और ये जीनोटाइप था। अब क्या करना है, अब वो कह रहा है कि गैमीट्स बताओ कैसे बनेंगे, ठीक है। शो द गैमीट्स फॉर्म्ड व्हेन F1 वाज सेल्फ पॉलिनेटेड। देखो बेटा, मैं आपको भी शॉर्ट में बता देती हूँ गैमीट्स कैसे बनाने होते हैं, ठीक है, हाउ टू मेक गैमीट्स। देखो बेटा, एक पेरेंट क्या है, एक पेरेंट क्या है, एक पेरेंट है कैपिटल R स्मॉल y। दूसरा पेरेंट है स्मॉल r कैपिटल Y। क्या करो, यहां का बेटा ये एक कैपिटल R यहां लिख लो, एक कैपिटल R लिख लो बेटा, और एक स्मॉल y लिख लो। यहां का बेटा एक स्मॉल r और एक कैपिटल Y लिख लो। इन दोनों को बेटा क्रॉस करा दो, क्या बनेगा बताओ, जल्दी बताओ। कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, चैप्टर पढ़ोगे तो आएगा ना, अभी पढ़ा नहीं है चैप्टर। कैपिटल R यहां से आया, स्मॉल r यहां से आया बेटा, कैपिटल Y यहां से आया और स्मॉल y यहां से। मैम इसको पहले क्यों लिखा, इसको बाद में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बड़े वाले को इज्जत दी जाती है बेटा, हमेशा कैपिटल वाला पहले लिखा जाएगा। अब बेटा ये जो चीज बन गई है, इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है F1 जनरेशन, ठीक है, ये पहली जनरेशन बन गई है। मैम ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अरे भाई मुश्किल नहीं है, मैं करा दूंगी, मुश्किल नहीं है। अभी पहली बार ये देख रहे हो इसलिए लग रहा है। वो कह रहा है इसके गैमीट्स बनाओ। देखो बेटा, गैमीट बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है, एक बारी लिखो कैपिटल R के साथ एक बारी कैपिटल Y लिख दो, कैपिटल R के साथ एक बारी स्मॉल y लिख दो। एक बारी लिखो बेटा स्मॉल r के साथ एक बारी कैपिटल Y लिख दो, स्मॉल r के साथ एक बारी स्मॉल y लिख दो। ये क्या हो गया बेटा, ये गैमीट्स बन गए। ये आपका पार्ट 1 का आंसर है। उसके बाद बेटा उन्होंने कहा कि जब हमने क्रॉस किया तो उसमें क्या हुआ, 144 सीड्स बने, ठीक है, सैपलिंग्स बने। अब आपको बताना है कि रेशियो क्या आएगा। अब देखो क्या गड़बड़ करी है एनसीईआरटी उन्होंने, सीबीएसई वालों ने। क्वेश्चन किसका है बेटा, राउंड, यानी कि सीड की शेप और सीड की कलर का। क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है सीड शेप और सीड कलर। और आंसर में देखो बेटा क्या है, क्या दिख रहा है, टॉल, हाइट, एग्जैक्टली। देखो बेटा उन्होंने क्या गलती करी, टॉल, शॉर्ट। क्वेश्चन में पूछा क्या है और दिया क्या है। ये तो मैम उन्होंने हमारे जैसा काम कर दिया, पूछते कुछ और है, आंसर कुछ और करते हैं। सीबीएसई तो हमारे जैसा निकला। नहीं बेटा, मिस्टेक्स पॉइंट आउट होनी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बच्चा परेशान हो जाए, यार मेरा तो ये आंसर आ ही नहीं रहा। बेटा ये गलती है, ठीक है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैम क्या होना चाहिए प्लीज आप बताओ, यहाँ पे सही क्या होना चाहिए। देखो बेटा यहाँ पर सही क्या होगा बेटा, यहाँ पर होगा सही, ठीक है, येलो राउंड, ठीक है, येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड और ग्रीन रिंकल्ड। ये तो सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है मैम, तो बेटा बेसिक्स पढ़ेंगे ना तो सब समझ आएगा। अब बेटा मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये जो हम क्रॉस पढ़ रहे हैं इसका नाम होता है डायहाइब्रिड क्रॉस। और आखिरी में बेटा कुछ भी कर लो बेटा, आखिरी में रेशियो हमेशा क्या आता है, 9:3:3:1, हमेशा, यस हमेशा यही आएगा, ठीक है, हमेशा यही आएगा। और बेटा ये जो मैंने लिखा है ना, ये दोनों डोमिनेंट होते हैं मैम, डोमिनेंट, रिसेसिव, डायहाइब्रिड रेशियो, कुछ समझ नहीं आ रहा। आएगा बेटा, आएगा, एक दिन आएगा जिस दिन सब समझ आएगा, ठीक है। मैंने कहा अभी एडवांस में ज्यादा दुखी मत होना, कुछ नहीं करना। रेशियो कैसे निकालना है बेटा, रेशियो कैसे निकालना है, देखो आपको यहाँ पे निकला है 9, पेपर में दिया हुआ है 144,
ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, देखो होता क्या है, ये क्या है, इसको ऐड करो, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16, ठीक है, क्या आ रहा है बेटा, ये नंबर 16 आ रहा है ना। अब आपको क्या करना है, देखो 9/16, 3/16, 3/16 एंड 1/16। हाँ मैम, ये थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। यहां पे क्या दिया हुआ है, 144, 144 इंटू 144 इंटू 144, 1/16 इंटू 144। भाई जो आंसर आएगा ना, यही आएगा। देखो 16 की टेबल में 144 आता है 9 पे, 9 इंटू 9 81। 16 की टेबल में 144 आता है 9 पे, 9 3 जा 27। 16 की टेबल में 144 आता है 9 पे, 9 3 जा 27। 16 की टेबल में 9 पे 9 81 27 27 9। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है? हम कुछ कुछ तो आया समझ, बट नहीं आया फिर भी ट्रस्ट मी, मैं करा दूंगी, ठीक है, जब आएगी बारी मैं करा दूंगी बेटा। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है कि नेहा ने क्या किया, नेहा ने कंज्यूम कर लिया क्या, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो बेटा आलू है, आलू चालू बच्चा है तुम्हारी तरह, तो उसने क्या किया बेटा, उसने स्वीट पोटैटो खाए और उसने खाए बॉइल्ड एग्स ब्रेकफास्ट में। अब उसको बताना है कि भाई इसमें प्रोसेस जो होगी डाइजेशन की, ठीक है, किस तरीके से होगी। वो कह रहा है विच ऑफ दीज फूड आइटम्स इज रिच इन प्रोटीन्स। भाई एग जो होगा वो प्रोटीन रिच होगा। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज डाइजेशन इज दिस कंपोनेंट इनिशिएटेड। बहुत सिंपल, कह रहा है एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में इसकी इनिशिएशन होगी। भाई देखो प्रोटीन की डाइजेशन हमारे स्टमक से स्टार्ट होती है, तो आंसर हो गया स्टमक, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है, भाई प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, रिक्वायर्ड है। अब वो ये कह रहा है इस पेप्सिन को कैसी कंडीशन चाहिए, एसिडिक कंडीशन चाहिए, और बताना है कि कौन सा ग्लैंड बनाता है, तो भाई हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाते हैं, ठीक है। तो बेटा प्रोटीन हमारा आंसर हो गया, इनिशिएटेड इन क्या, स्टमक। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, पेप्सिन बनाते हैं, म्यूकस बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम देता है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद बेटा वो कह रहा है इसमें से कौन से आइटम में क्या है बेटा, फैट्स होंगे, हाउ इट इज डाइजेस्टेड। तो बेटा हमारे एग के अंदर प्रोटीन के अलावा क्या होता है बेटा, फैट भी होता है। अब वो ये कह रहा है ये कैसे डाइजेस्ट होता है बेटा, फैट की डाइजेशन के लिए हमारा बाइल जूस रिस्पॉन्सिबल है। बाइल जूस कौन बनाता है बेटा, बाइल जूस लिवर बनाता है। तो आप बताओगे यहाँ पर बाइल जूस की मदद से इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होगी, और फर्दर इस इमल्सिफिकेशन फैट होने के बाद हमारे पेनक्रियास से क्या निकलेगा बेटा, पेनक्रियास से लाइपेज निकलेगा जो उसको और फर्दर तोड़ेगा। फिर वो कह रहा है इसमें से कौन से फूड में जो उसने खाया था उसमें स्टार्च था, तो स्वीट पोटैटो में स्टार्च होता है बेटा। वो उसकी डाइजेशन कैसी होती है, तो भाई जब हम खाने को खाते हैं तो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा। सलाइवा बेटा क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम उस चीज को बता देंगे, सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकला, सलाइवा से सलाइवरी अमाइलेज था जो कि स्टार्च का ब्रेकडाउन कराएगा, उसका डाइजेशन स्टार्ट कराएगा। फिर वो कह रहा है आपको बताना है कि कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा डाइजेस्टेड फूड मिलेगा। तो भाई देखो हमारा जो ओ पार्ट है जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे सबसे ज्यादा डाइजेस्टेड फूड मिलेगा, क्योंकि वहीं पे फाइनल डाइजेशन एंड आखिरी स्टेप ऑफ डाइजेशन जो है वो होता है। इसके बाद इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। उसके बाद बेटा यहाँ पे क्वेश्चन विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए है कि फूड कैसे डाइजेशन होने के बाद फूड को कैसे लिया जाता है, राइट, एब्जॉर्ब किया जाता है। तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर विलाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ठीक है बेटा। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पुनीत को बनाना प्लांट ग्रो करना है। अब आप बताओ अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको क्या करना चाहिए, उसको सीड्स लेने चाहिए या फिर उसको कुछ ऑल्टरनेट मेथड देखना चाहिए। देखो भाई हमें पता है जो सीड्स जो हमारे बनाना है दे आर एक्चुअली सीडलेस, जो हम खाते हैं जनरली, है ना। वाइल्ड में जंगलों में तो बेटा अभी भी सीड्स वाले बनाना है, बट जो हम खाते हैं वो सीडलेस है। तो बेटा वो वैसे अगर उसको वो ग्रो करना है तो वो सीड से वो नहीं कर सकता, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है बेटा, हम वेजिटेटिव पार्ट स्टेम रूट लीफ की मदद से नया प्लांट बनाते हैं। तो बनाना के केस में भी क्या होता है बेटा, एक पार्ट होता है जिसको हम सक्कर या राइजोम बोलते हैं, जो उसका एक वेजिटेटिव पार्ट है, उसकी मदद से नया प्लांट वो क्या कर सकता है, बना सकता है, जो कि उन्होंने यहाँ पे बता दिया वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाएगा, ठीक है। उसकी स्टेम का एक हिस्सा लेके हम कर सकते हैं। उसके अलावा वो कह रहा है कि ऑफस्प्रिंग जो होंगे बनाना प्लांट के, उनमें वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जब हम नया प्लांट बनाते हैं वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट प्लांट जैसा होता है। तो मान लो बेटा ये एक पेरेंट प्लांट है, पेरेंट प्लांट मतलब मान लो मैंने इसकी स्टेम ली और इसकी मदद से एक नया प्लांट उगा दिया, तो जो नया प्लांट होगा ना बिल्कुल इसके जैसा होगा। तो सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा होती है, वेरिएशन नहीं होता, फर्क नहीं होता, ठीक है। वो चीज यहाँ पे हम बता देंगे, ठीक है।
क्या होती है बेटा, एरर्स, सॉरी वेरिएशंस नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है कि व्हाट कॉजेज वेरिएशन, वेरिएशन क्यों होते हैं और वेरिएशन गुड होते हैं या बैड होते हैं। तो भाई हम ये बताएंगे, देखो वेरिएशन तब होते हैं जब रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे नए सेल्स बनते हैं, नए सेल्स के टाइम पे नया डीएनए बनता है। जब नया डीएनए बनता है तो क्या होता है बेटा, कुछ एरर आ जाते हैं, उन एरर के कारण डीएनए में चेंज आते हैं, डीएनए में चेंज आने के कारण वेरिएशन आ जाते हैं। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में क्वेश्चन बनता है, मैंने कहा था और यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। क्या ये गुड हो सकते हैं या बैड, तो भाई ये गुड भी हो सकते हैं और ये बैड भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे जा जाते हैं, बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन पे। ये और वाला क्वेश्चन है बेटा, उन्होंने कहा कि एनी ने एक रिसर्च कंडक्ट करी, उसने क्या किया, नंबर ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। तो एनी ने कंडक्ट करी एक रिसर्च, किस पे, फ्रूट्स के नंबर पे, वो भी किस पे, वाटरमेलन पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया बेटा, एनी ने 25 वाटरमेलन प्लांट्स को ग्रो किया, 2 ग्लास हाउस में, एक ग्लास हाउस है, एक ग्लास हाउस बी, ए में 25, बी में 25। अब उसने क्या किया बेटा, जो पॉलिनेटर्स थे वो सिर्फ हाउस ए में डाले। अब पूछ रहा है कि क्लास ए में ज्यादा फ्रूट्स आएंगे या क्लास बी में। मैम ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ये कैसे होगा, चक्कर आ रहा है। भाई देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखो बेटा जब हम वाटरमेलन की बात करते हैं, वाटरमेलन का जो फ्रूट है, सॉरी वाटरमेलन का जो फ्लावर है वो क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। याद करो क्लास में, बैच में हमने पढ़ा है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब उसका मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग है, यानी कि अगर मेल फ्लावर को फीमेल फ्लावर की हम बात करें, वो अलग अलग फ्लावर हैं, 2 अलग अलग है। तो यहाँ पे फ्रूट बनाने के लिए हमें क्या करना हमें फ्रूट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कराने के लिए हमें क्या करानी पड़ेगी बेटा, मेल फीमेल गैमेट को फ्यूज कराना पड़ेगा। मेल गैमेट तो पॉलन ग्रेन में बैठा है, तो बहुत जरूरी है कि हम पॉलिनेशन कराएं। पॉलिनेशन के अलावा यहाँ पॉलिनेशन नहीं होगी तो बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है कि फ्रूट बने। तो बेटा पॉलिनेटर कहाँ डाले, ए में, तो ए में ज्यादा फ्रूट बनेंगे, बी में कम फ्रूट बनेंगे, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि क्या 3 चेंजेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा सबसे पहले तो क्या होता है, जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट होता है, जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, और जो पेटल, सेपल्स और बाकी स्टेमन वाला पार्ट होता है फ्लावर का, वो ड्राई होकर, डिहाइड्रेट होकर श्रिवल ऑफ गिर जाता है, राइट। तो ये हमारे क्या थे बेटा, बायोलॉजी वाले पार्ट के क्वेश्चंस थे, डिस्कशन थे। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि साइंस का पेपर किस तरीके का सेट होने वाला है। आपको बेटा एक आइडिया मिल गया होगा कि अब आपको अपनी आगे की प्रिपरेशन कैसे करनी है। मैं बता रही हूँ मेरे साथ करनी है, टेंशन मत लो बेटा, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द, थैंक यू सो मच। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताना इन द कमेंट, प्यारे प्यारे बनाना सनफ्लावर। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।